नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं श्वेता त्रिपाठी। मेरठ में आज शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 5:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। मेरठ के आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे पंखा हिलने लगा, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। तो मेरठ में शाम 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। हालांकि भूकंप का केंद्र कहां है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये उस वक्त की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जब भूकंप आया तो किस तरीके से छत पे लगा पंखा भी हिलने लगा था, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वो झटका पूरे बैठे बैठे हिल गए, एक दूसरे की तरफ देखा, भाई हाँ, आंखों में हुआ कुछ, हाँ जी हुआ, फिर एकदम चिल्लाए, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। कोई बोला हल्लन आया, हल्लन, बाहर को भागे सब एकदम। हम तो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जहाँ पे आया तो हल्का सा महसूस हुआ कि जैसे मोटरसाइकिल को किसी ने धक्का लगाया हो। तो बस यही देख के ये लोग बाहर ही खड़े हुए थे, बाहर आ चुके थे, तो फिर हम भी रुक गए। तो एक तरीके से आपको बताएं कि जो भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग कुछ समझ पाते, हालांकि इसके पहले ही वो घर के बाहर निकल आए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान हो। जी हां, आज पूरा देश अमर शहीदों को नमन कर रहा है। आज के ही दिन आजादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुसैनीवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हुसैनीवाला में अंतिम संस्कार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस एक नाम को सुनकर पूरे हिंदुस्तान की चेतना जाग जाती है, वो नाम सरदार भगत सिंह का है। किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। 2019 महात्मा गांधी को 150 साल होंगे। महात्मा गांधी के 150 साल कैसे मनाए? क्या हमारे देश के महापुरुषों को हम स्वच्छ भारत नजराने के रूप में नहीं दे सकते? क्या ये भारत के 125 करोड़ नागरिकों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारी भारत माता, जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदान दिए, वो भारत माता हम स्वच्छ तो रखें, साफ सुथरी रखें। तो एक दिन के पंजाब दौरे पे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान हुसैनीवाला गांव गए, शहीदों की शहादत को याद किया। बहरहाल पूरा देश आज अमर शहीदों को नमन कर रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में शहीदों की याद में बन रहा स्मारक भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लखनऊ में पिछले 14 साल से बन रहे शहीद स्मारक का काम अभी तक पूरा ही नहीं हो पाया है। पिछले 14 सालों में सूबों में कई सरकारें बदली, लेकिन शहीदों का स्मारक बनकर तैयार ही नहीं हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 लाख रुपए की कमी के चलते स्मारक पूरा नहीं हो पाया। शहीदों के अधूरे स्मारक से स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार के पास फंड की कमी हो तो जनता चंदे से इस स्मारक के निर्माण के लिए तैयार है। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक कहावत है कि जिस मुल्क में नायकों की कद्र नहीं होती है, उस मुल्क में कभी नायक पैदा नहीं होते हैं। आज राम मनोहर लोहिया जी का भी है, और आप देखिए कि पूरा प्रदेश का जितना भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सारे वहां पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा, इवन जिला अधिकारी को भी इतना समय नहीं था कि यहां सुबह सिर्फ झाड़ू लगवा देते। अपनी उपस्थिति तो दूर है, झाड़ू लगवा दिए तो हम लोग आए हैं, तब सफाई करवाई है, तब यहाँ पे चीजें हटवाई हैं। तो शर्मनाक तो है। भावी युवा पीढ़ी इससे क्या सबक लेगी? पूरी तरह से गलत है और इसको राजनीतिक दृष्टि से
और जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरी सरकारें आई उन्होंने तमाम मुद्दों पे काम तो किए, लेकिन इन शहीदों के लिए जो कांग्रेस की अंदरूनी नीति थी उसी को ये कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं इतिहास में। शहीद भगत सिंह जी कांग्रेस के कुछ तथाकथित नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ नेताओं के कारण से ही उनको शहीद होना पड़ा था। लखनऊ में एसपी मुख्यालय पर हुए एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में चापलूसी की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसे दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन रखना होगा, जिसके साथ नौजवान होते हैं, सरकार उसी की बनती है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 105वीं जयंती मनाई गई है और इस मौके पर लखनऊ में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम अखिलेश यादव और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लोहिया को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रमुख मुलायम ने एसपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वो सिर्फ नारे न लगाएं, बल्कि लोहिया के सिद्धांतों और विचारों को समझें। मुलायम सिंह ने कहा कि ममता और संपन्नता समाजवाद की पहचान है, तो वहीं सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि कार्यकर्ता नारे लगाने से ज्यादा लोहिया के विचारों पर जोर दें। साथ ही उन्होंने कहा नौजवानों तक समाजवादी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार एक ऐप लाएगी, जिसके जरिए जानकारियां मिल सकेंगी। जानबूझ करके भाषण नहीं दे रहा हूं। मैंने कल पूरे दिन पन्ना पलट के एक पुस्तक देखी जो कैप्टन साहब ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है और इतना अच्छा लिखा है जो आगे आने वाले हमारे नौजवान हैं जो राजनीति करेंगे उनके लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें पढ़ना चाहिए। आज हम डॉक्टर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। हालांकि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने विचारों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और तमाम तरह के जो समाजवादी रास्ते थे उन पर अपनी बात रखी है। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। वित्त आयोग की सिफारिशों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। किसानों को मदद देने के लिए यूपी सरकार जल्द ही 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। सूबे में 9 एजेंसियों की मदद से 5000 खरीद केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। इसके साथ साथ वन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने लेखा, उर्दू और हिन्दी के सचिवालय संवर्ग को राजपत्रित का दर्जा देने का फैसला किया। सरकार ने सोलर पार्क के लिए एमओयू के मॉडल को भी मंजूरी दे दी है। यूपी में किसानों को 27 मार्च तक फसल बर्बादी का मुआवजा मिल जाएगा। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने पश्चिम यूपी के डीएम और कमिश्नरों को निर्देश दिए कि 27 मार्च तक हर हाल में किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। साथ ही शिवपाल ने निर्देश दिया कि 25 से 49% तक हुए नुकसान का भी आकलन 31 मार्च तक हो जाएगा और शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। शिवपाल ने कहा कि किसानों के वादों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। जालौन में पिछले दिनों आई आपदा के बाद फसल बर्बाद हो गई। जालौन में 24 किसानों ने या तो आत्महत्या कर चुके हैं या सदमे में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब प्रशासन ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। जिला प्रशासन का कहना है कि दैवीय आपदा के चलते सिर्फ एक किसान की मौत हुई है और अन्य 23 किसानों की मौत स्वाभाविक या फिर किसी बीमारी की वजह से हुई है। यही नहीं, डीएम ने तो किसानों की मौत का आंकड़ा भी घटा दिया। डीएम के मुताबिक जिले में 16 किसानों की ही मौत हुई है। किसान संगठन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि मुआवजा देने से बचने के लिए जिला प्रशासन इस तरह का भद्दा मजाक कर रहा है। 4 अधिकारियों की समिति ने हमारी जो रिपोर्ट बनाई है और आप लोगों से जो उस पर जो वार्ता हुई है उस पर हम फिर से देखेंगे उसको। अभी तक दैवीय आपदा से एक सीधा दैवीय आपदा से एक की मृत्यु हुई है। अन्य कारणों से भी पूरा सूची हमने अभी आपको दिया था, 16 लोगों की सूची है इसमें। जो दैवीय आपदा से जिनकी मृत्यु होगी, शासनादेशों के अनुसार जो अनुमन्य धनराशि है सभी को उपलब्ध कराई है। उत्तर
प्रदेश में पुलिस कितनी निरंकुश है, इसका उदाहरण मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक श्रद्धालु को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। दरअसल एक शख्स मथुरा के गोवर्धन में परिक्रमा करने आया था और उस पर पुलिस की निगाह कुछ इस कदर पड़ी कि पुलिस कर्मियों ने उसे चोरी का आरोप लगाते हुए थाने के ठीक सामने बनी एक चाय की दुकान में वो ले गए। पहले तो उसकी तलाशी ली गई और जब कुछ भी उसके पास से नहीं मिला तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, लेकिन पुलिस की बर्बरता सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह पुलिस शख्स की पिटाई कर रही है। हरियाणा से आया पीड़ित बिना परिक्रमा किए ही वापस लौट गया। विपेंद्र जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। विपेंद्र, ये बताइए कि जब अगर ये कहें शख्स को शक के आधार पर, चोरी के शक के आधार पर पुलिस ने उसको थाने ले जाना चाहिए था, इस तरह से क्यों मारपीट की गई? आखिर क्या जरूरत थी पुलिस को इस तरीके से जो भी बर्ताव है वो करने की? जी बिल्कुल श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु हरियाणा का ये मथुरा से गोवर्धन में परिक्रमा करने आया था, तभी पुलिस वालों की इस पर नजर पड़ी और पुलिस वालों को इस पर शक हुआ और उसको पकड़ करके एक थाने के सामने चाय की दुकान पर बिठाया गया। वहां पर उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद में वो सब कुछ मिलता नहीं है तो फिर पुलिस आपबूला हो जाती है। और नहीं, ये बताइए कि अगर कुछ भी था तो वहां पे पुलिस लेके थाने जा सकती थी, पूछताछ कर सकती थी। ये कौन सा तरीका है? ना यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन ले गए, चाय की दुकान पर पीटा जा रहा है। ये कहाँ से, किस तरीके की एक तरीके से कई कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल साफ कहेंगे, क्योंकि ये पुलिस की गुंडाई कही जाएगी साफ तौर पर। क्योंकि अगर कोई अपराधी है, क्या कोई आरोपी है, तो उसको सीधे पकड़ करके पहले थाने या फिर पुलिस स्टेशन किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है। यहाँ उससे पूछताछ की जाती है। अगर वो आरोपी है तो उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये आरोपी नहीं था, ये व्यक्ति जो श्रद्धालु था, जब इसके पास कुछ नहीं मिला तो बेरहमी से इसकी पिटाई की है। तो यहाँ पे इस मामले में मथुरा पुलिस के कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए भूपेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर जगह जगह हंगामा हो रहा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर विरोध की 5 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। शामली की तस्वीरें। पुलिस भर्ती में घोटाले के आरोप में शामली में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने के इस मामले की जांच, हालांकि वो कह रहे हैं कि मांग की है उन्होंने जांच की जाए और इसको लेकर एडीएम को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रों ने भर्ती में एक खास जाति के छात्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इन छात्रों ने 24 घंटे के अंदर मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की भी धमकी दी है। दूसरी तस्वीर मेरठ की है। यहां कमिश्नरी चौराहे पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने मेरठ कलेक्ट्रेट तक जुलूस तक निकाला। अभ्यर्थियों ने घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। तीसरी तस्वीर मथुरा की, यहां भी पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने शहर में घोटाले के विरोध में पैदल मार्च निकाला। तो यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले के आरोप पर अखिलेश सरकार के मंत्री शिवकांत ओझा ने सफाई दी है। ओझा ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से हुई है और सूबे के सभी इलाकों में लोगों को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग भर्ती नहीं हो पाए हैं वही लोग ये आरोप लगा रहे हैं। इस भर्ती तो कोई दिक्कत हो नहीं रही, तो व्यवस्थित चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको नहीं होता वो अपने आप सवाल खड़ा कर रहते हैं। बाकी सरकार की तरफ से कहीं कोई आरोप इस प्रकार से जानती दिक्कत हो रही है। ना पूरे उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, हमारे जनपद के भी हो रहे हैं। हम तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आपको क्यों लगा, क्यों आरोप इतने सारे लगे? अब आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। विपक्ष का हम आरोप लगाना है तो लगाते ही रहते हैं, उनको कौन सी दिक्कत है। बीजेपी ने पुलिस भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। एक बार फिर पुलिस में भर्ती को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इस तरह से, जो भर्ती में लड़के शामिल आए थे उन्होंने आरटीआई लेकर के बाकी सारे मामलों का हवाला दिया कि कापियों पर व्हाइटनर लगाए गए। अगर ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बगैर सर्वोच्च सत्ता के संरक्षण के ये संभव नहीं हुआ। और अगर ये सब हो रहा है तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। रायबरेली में यूपी पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। दरअसल मिल एरिया थाना इलाके में एक महिला का शव कूड़ेदान से पुलिस ने बरामद किया। बैग के अंदर रखा शव कई टुकड़ों में मिला था। पुलिस वालों ने जिसे पैर की ठोकर मारकर चेक किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे यूपी पुलिस संवेदनहीन होकर शव पर पैर मार रही है। यूपी पुलिस शव पर काफी देर तक इसी तरह से पैर मारती रही। इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के एक कर्मचारी को बुलाकर शव की जांच कराई। इतना ही नहीं, लापरवाह यूपी पुलिस के सामने कुत्ते शव के पास टहलते रहे और पुलिस तमाशबीन रही। सवाल उठता है, क्या यही है यूपी पुलिस के कामकाज का तरीका?
यूपी में बिजली गर्मियां आती ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। यहाँ सूबे में बिजली व्यवस्था बदहाल है तो वही बिजली चोरी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको कुछ तस्वीरें हम इस तरीके से दिखाते हैं कि क्या स्थितियां हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की बात करें तो वीआईपी क्षेत्र होने की वजह से आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि आजमगढ़ का एटीसी लॉस तकरीबन 57% तक पहुंच चुका है, जबकि 2009 में ये लॉस केवल 44% के करीब था। लिहाजा आजमगढ़ में बिजली चोरी बढ़ती जा रही है। दूसरी तस्वीर जालौन की है। यहाँ पर 1,10,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ता है। यहाँ भी धड़ल्ले से बिजली की चोरी हो रही है। मुख्यालय के बाहर बिजली के तारों में कटिया लगाकर सरेआम बिजली चोरी की जा रही है। तीसरी तस्वीर रामपुर की है। यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। बिजली विभाग की माने तो यहाँ 40% बिजली की चोरी हो रही है। चौथी तस्वीर फर्रुखाबाद की है। यहाँ 22 घंटे बिजली देने का दावा सरकार कर रही है। बिजली विभाग को यहाँ एटीसी लॉस तकरीबन 58.32% हो रहा है, जबकि 273 बिजली चोरी के मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो बिजली कंपनियों ने एटीसी लॉस की सूचना जारी की, जिसमें पेश आंकड़ों से साफ है कि यूपी के वीवीआईपी जिलों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। देखा जाए तो 2009 के मुकाबले 2014 के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। इटावा मैनपुरी में भी एटीसी लॉस 58 से 60% के बीच है। बिजली चोरी में इटावा रामपुर भी अव्वल है, तो वहीं रामपुर में एटीसी की स्थिति 49.01% है। बिजली चोरी राज्य में जो बिजली का वितरण है एक बड़ी समस्या है और स्वाभाविक से उन जिले और उन प्रभावशाली व्यक्तियों के संसदीय क्षेत्र में अगर बिजली की चोरी अधिक हो रही है तो ये तो सवाल सचमुच बड़ा गंभीर है। सरकार दावे पर दावे कर रही है। एक तरफ उन जिलों को तो ये 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी पर बिजली देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन जिलों में सर्वाधिक लाइन लॉस, बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिजली पर हर व्यक्ति का बराबर का राज्य में अधिकार है।